हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश प्रताप सिंह है और मैं आप सभी का कॉमन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। क्या सभी आ चुके हैं? अगर सभी आ चुके हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं। क्या आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है दोस्तों? चलिए, अटेंडेंस दे दो भाई। अभय यादव जी, सुजीत पाल, आकाश यादव, गुड इवनिंग सबको। अखिलेश कुशवाहा, अभय यादव, क्या सभी को आवाज आ रही है? एक बार कमेंट करें, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज एक बार कमेंट कर दें आवाज के लिए। आवाज नहीं आ रही कैसे? कमेंट नहीं किया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपके लिए जो मैं ला रहा हूं वो अब एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में आपके लिए ला रहा हूं। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। पीछे वाले वीडियो में, जो पिछला वीडियो था मेरा, उसमें मैंने कई चीजें आपको बताई थी और एक अच्छा प्रैक्टिस सेट करवाया था। तो कई लोगों का कहना था कि सर आप उसमें और पेपर के भी क्वेश्चन प्लीज इंक्लूड करिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट बनाया है अपने इन्हीं हाथों से, और इन हाथों के द्वारा आपको जो जो एग्जाम टारगेट किए जाएंगे दोस्तों, वो एग्जाम है आपके सामने लिखे हुए सारे एग्जाम टारगेट किए जाएंगे। एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 का पेपर है उसको भी टारगेट किया जाएगा इस प्रैक्टिस के माध्यम से। एसएससी के लिए चाहे जीडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, ये भी टारगेट किया जाएगा दोस्तों। यूपीएसआई की आने वाली वैकेंसी जो कि अक्टूबर में एग्जाम है, तो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगाते हैं तो मेरे हिसाब से, मेरे गेस के हिसाब से कई क्वेश्चन, कई कॉन्सेप्ट्स आपको मैच होंगे दोस्तों। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का भी पेपर आपका यहां से बिल्कुल ही अच्छे तरीके से क्लियर हो सकता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि बस आप लोग बने रहिएगा और मेरे साथ साथ यहां पे सारी फैकल्टीज पूरी मेहनत कर रही है दोस्तों। बहुत बढ़िया, अगर आवाज आ रही है तो देखते रहें। मेरे साथ यहां पे सारी फैकल्टीज बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि शाम की क्लास, जो भी शाम की क्लास होगी मेरे दोस्तों, जो भी शाम की क्लास होगी वो हमारे लिए दोस्तों प्रैक्टिस क्लास होगी। प्रैक्टिस क्लास होगी दोस्तों, और इस प्रैक्टिस क्लास का जरा मैं शेड्यूल आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहला जो शेड्यूल होगा आपका, जो सबसे पहला शेड्यूल होगा वो होगा 6 से 7 बजे शाम में, यानी 6 to 7 PM। यहां पर आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश हमारे बहुत ही प्रिय मित्र और बहुत ही शानदार टीचर राहुल सर। 6 से 7 में वो क्लास लेंगे, और 7 से 8 में आपके सामने मैं अभी प्रकट हुआ हूं, और इस तरीके से रोज 6 से 7, 7 से 8 मैं प्रकट होऊंगा। और मेरा जो नाम है थोड़ा थोड़ा ठीक ही ठाक सा है। और इसके बाद 8 से 9 एक और महारथी आपके सामने आएंगे और वो पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग। 8 से 9 या जनरली 8:10 से 9 बजे, 9:15 बजे तक, क्योंकि 8 बजे तक तो मैं खुद नहीं छोड़ूंगा आपको। और यहां से आपकी क्लास जो लेंगे वो लेंगे हमारे प्रिय टीचर रीजनिंग के मास्टर राजन सर। तो हम 3 लोगों ने इस बार ये सोचा है कि क्यों ना क्लास जो आपकी होती है उसके अलावा ऐसा प्रैक्टिस बनाया जाए जिससे आपको मिसलेनियस क्वेश्चन मिल सके, और इस मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें आए। तो जरा मैं एक बार सबके नाम पढ़ना चाहूंगा, अटेंडेंस दे दीजिए एक बार। संदीप कुमार, सौरभ यादव, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपके पास आकाश यादव, खुशहालाल यादव, वंदना यादव, अनुज पटेल, सुजीत पाल, सत्या भाई, बहुत ही बढ़िया। और आप सभी को बहुत ही बहुत आभार। आइए अब हम काम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिएगा जरा, आपके सामने पहला क्वेश्चन बस आने ही वाला है, और पहला क्वेश्चन मेरे भाई ये रहा। और सभी
2 मिनट का पॉज लेके ईमानदारी से काम करेंगे। और पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा, जरा जल्दी से लगाएं और आंसर मेरे को जल्दी से, बहुत ही जल्दी से आंसर मेरे को बताएं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए और इनके आंसर ऑप्शन दे रखे हैं। मैं एक तरफ हट जाता हूं और कृपया करके आप इसका सॉल्यूशन बताएं। चलिए, बस 2 मिनट से ज्यादा मैं नहीं दूंगा, 2 मिनट मैंने ज्यादा बोल दिया है, मैं बहुत ही कम समय दूंगा और जल्दी बताएं। जी हां, मैं हर प्रकार का सवाल लेकर आऊंगा यहां पर, और सुशील यादव सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी। क्वेश्चन बड़ा करना है सर, क्वेश्चन बड़ा करना है, इसमें थोड़ा जूम दिस। क्या जूम हुआ? ठीक है दोस्तों, जूम हुआ। चलिए चालू करिए। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर बताएं। सत्य भाई ने बताया 12, सब बता रहे हैं 12, संदीप पांडे जी। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। दोस्तों जरा गौर से देखिएगा इस प्रश्न को। आपको दिया है 3 सही 7/15 प्लस 15/22 का स्क्वायर माइनस 3 सही 7/15 माइनस 15/22 का स्क्वायर। ये एक सरलीकरण का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कई एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जाती हैं। तो इस सरलीकरण को क्वेश्चन करने का तरीका, सबसे पहले जरा इसको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इसको जरा सा एनालिसिस करते हैं और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नोटिस करिएगा। अच्छा आप ये जरा नोटिस करिए कि क्या यहां पे जो पद है वो यहां पर है, जो यहां पे पद है वो भी यहां पर है, और यहां पे होल स्क्वायर है प्लस का और यहां पे होल स्क्वायर है माइनस का। तो यहां से देखकर दो चीजें दिमाग में आती हैं, दो चीजें दिमाग में आती हैं। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर इस पूरे पद को a मान लें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अरे हां या ना बोलते रहो। a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला लग सकता है, परंतु करेंगे उत्तर जरूर आएगा। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने लगाया और a देख रहे हैं बड़ा पद है, b भी बड़ा पद है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, पर हो सकता है समय ज्यादा लगे। तो अब मेरे दोस्तों इसको जरा एक नियम मैं आपको बताता हूं, उस नियम से हम करेंगे। बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा, बहुत ही नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। दोस्तों देखिएगा जरा, आप जरा इसको पकड़ो। एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बहुत ही अच्छी चीज है, ध्यान से समझिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे प्यारे भाई क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बढ़िया। और a माइनस बी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर मेरे भाई क्या होता है? देखते रहना दोस्तों। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा आपके लिए? यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये चीज बनेगी? किसी का उत्तर अभी तक नहीं आया है, तो थोड़ा पढ़ाई कर लिया करो मेरे भाइयों। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बना। जरा मैंने नोटिस किया, यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहां भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि a और b दोनों जगह सेम है। अच्छा जरा चीज समझिए, यहां पे क्या किया गया है? माइनस, मतलब यहां पे क्या किया गया है दोस्तों? घटाया गया है। अगर मैंने यहां पे घटाया, घटाने का मतलब मेरे भाई क्या होता है? चिन्हों को क्या कर देना होता है? बदलना होता है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा। अगर मैंने यहां पे चिन्हों को घटाया तो आप नोटिस करेंगे कि आपके पास मिला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैंने घटाया है तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस, तो बेटा ये बराबर में आपके पास आ जाएगा 4ab। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बहुत बढ़िया रोशनी यादव जी। देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? 4ab। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लस का होल स्क्वायर और माइनस के होल स्क्वायर को घटाया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या आता है? 4 गुणे ab। इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, समझ में आ रही बात?
क्योंकि मैं अभी इसको मिटारूंगा, रिपीट करके देखते रहिएगा। प्लस के होल स्क्वायर और माइनस के होल स्क्वायर को घटाया जाए तो रिजल्ट कितना आएगा मेरे भाई 4ab। अब ये चीज मेरे दिमाग में बैठ गई, मैंने इस चीज को जरा यहां से कंपेयर किया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो रहा है, घटाया ही तो जा रहा है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अगर ये घट रहा है तो आपको कोई होल स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं, कोई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं, इसका सीधा सीधा उत्तर क्या आ जाएगा 4ab। क्लियर हो रही बात? तो यानी कि इस पूरे का जो उत्तर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा 4ab। अभी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूं, देखिएगा मेरे भाइयों। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो उत्तर आएगा वो उत्तर आएगा 4 इंटू a इंटू बी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? 4 इंटू a इंटू बी। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। 4 अपनी तरफ, a की जगह मेरे भाई क्या है 3 सही 7/15, 3 सही 7/15। तो 3 सही 7/15 को क्या लिख सकते हैं 15 तियां 45, 15 तियां 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 52, 45 और 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा 52। तो 52/15 a की वैल्यू आ गई। और b की जगह बेटा अपन क्या लिख सकते हैं 15/22, b की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बेटा 15/22। तो अपन ने यहां पे सीधे लिख दिया 15/22। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात? अच्छा जरा अब जरा ध्यान से देखें तो यहां से हम देख रहे हैं 15 से 15 क्या हो जाएगा मेरे भाई कट जाएगा, 15 से 15 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए अगर मैंने यहां पे 2 से काटा तो 2 से कट के कितना हो जाएगा आपके पास 2 दूनी 4 और 2 से 11 बार में कट गया। अब यहां पे मैंने देखा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 बटे में कितना आ गया मेरे, सॉरी कुछ दिक्कत हो गई है यहां पे बेटा। देखिएगा तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और बटे में कितना हो गया 11। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है क्या? कोई दिक्कत? 15 तियां 45, 15 तियां 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 52, 52/15 सही है। 4ab तक तो कॉन्सेप्ट अपना बहुत खिला है। उसके बाद इंटू b की जगह बेटा कितना हो जाएगा 15/22 सही किया है। कैलकुलेशन में तो अपनी कोई दिक्कत नहीं चली भाई। 15 से 15 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 से 11 कट गया। तो यहां पे आप देखें 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 22 ही है मेरे भाई, यहां पर 15/22 ही सही है। ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक लग रही है क्या भाई? 4ab चलेगा, a की जगह 15 तियां 45, 45 और 7 कितना हो गया मेरे भाई 52, 52/15 अपना उत्तर सही है मेरे भाई। इसमें कोई कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं है। उत्तर आ रहा है 104/11। ऑप्शन आपका यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, तो उत्तर आपका कितना आ रहा है 104/11। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 104/11। कोई डाउट है यहां पर? किसी प्रकार का कोई डाउट? प्लीज थम्स अप कर दीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। यहां पे कोई दिक्कत है? सॉल्यूशन अपना बहुत अच्छा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का अंतर हमेशा 4ab होता है। a है आपका 3 सही 7/15, तो 15 तियां 45, 7 52/15 और 15/22 कैलकुलेट किया 104/11। जी हाँ संदीप कुमार जी, ऑप्शन गलत है लेकिन अपना सॉल्यूशन बिल्कुल धमाकेदार है। कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए? जी हां, आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए करें सब। थैंक यू सर। हाथ में थोड़े से फुटकर पाप थे जो चोट के माध्यम से निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। फुटकर पाप जीवन में सबसे होते हैं, तो वो तो होता रहेगा। आप फिलहाल क्वेश्चन करें दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश की आय सुमित की आय की तुलना में 25% अधिक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। बहुत बढ़िया आदित्य जी। आइए, प्रकाश की आय सुमित की तुलना में 25% अधिक है। प्रकाश अपनी आय का 72% खर्च करता है। प्रकाश सुमित से
2200 रुपए कम बचाता है, यदि सुमित अपनी आय का 45% बचा रहा है, तो उसका खर्च पता करो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बाबा इलायची क्वेश्चन है, बिल्कुल बाबा इलायची क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल जरा सॉल्व करें, आपके पास गिन के 1 मिनट है और इसको सॉल्व करें तेजी से। इसको लाइक करें, शेयर करें और सॉल्व करें। सॉल्व करें जरा, आपके पास बस 1 मिनट का टाइम मिलेगा और इसको जल्दी से सॉल्व करें। चलिए, कोई उत्तर देगा? ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को पकड़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा। प्रकाश की आय सुमित की तुलना में 25% अधिक है। तो मैं आराम से करता हूं, किसकी तुलना में? सुमित की तुलना में प्रकाश अधिक है। तो सुमित की तुलना में बेटा 25% यानी 25/100, जिससे तुलना की जाती है वो आधार पे रहता है, जिससे तुलना की जाती है वो आधार पे रहता है। सुमित की तुलना में, तो सुमित को अगर मैंने 100 मान लिया तो बेटा प्रकाश कितना हो जाएगा? 125। ये किसकी इंफॉर्मेशन है? ये सबके आय यानी कि इनकम की इंफॉर्मेशन है। क्या यहां तक कोई डाउट है? क्या यहां तक कोई डाउट है? नहीं आया लक्ष्मी जी, कोई बात नहीं। इसको देखिएगा, अगर ये 100 है और ये 125 है, तो यहां पे 100 और ये 125, क्या ये चीज समझ पाए? सुमित की तुलना में, तुलना किससे की जा रही है? सुमित से। तो आधार पे कौन होगा? सुमित। तो सुमित अगर 100 है, उससे 25% अधिक कर देंगे तो कौन मिल जाएगा? आपका प्रकाश। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? अगली लाइन देखिए, प्रकाश अपनी आय का 72% खर्च करता है। अब जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो खर्च की। खर्च मतलब क्या होगा? आपका एक्सपेंडिचर। भाई प्रकाश अपनी आय का 72% खर्च करता है। प्रकाश की आय कितनी है? 125। प्रकाश की आय कितनी है? 125। 125 का कितना परसेंट खर्च हो रहा है? 72%। अच्छा डायरेक्ट देखो भैया, 125 का 72% निकालोगे कितना आएगा? 90। नहीं है विश्वास तो कर लो। 125 भाई प्रकाश खर्च कर रहा है ना, तो प्रकाश को पकड़ा। 125 का कितना परसेंट मेरे भाई? 72%। 125 का कितना परसेंट? 72%। जरा देखिए, ये खर्च की इंफॉर्मेशन है, निकाल लो। 25 से कितने बार में? 5 बार में। 25 से कितने बार में? 4 बार में। 18 चौक क्या हो गया मेरे भाई? 72। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात? यानी प्रकाश ने खर्च कितना किया मेरे भाई? प्रकाश ने खर्च कितना किया? 18 पचे 90। तो प्रकाश का खर्च आ गया 18 पचे 90। क्लियर है? अगर प्रकाश ने 125 कमाया और 90 खर्च कर दिया, तो जरा बताएंगे प्रकाश ने बचाया कितना? प्रकाश ने 125 इनकम की और प्रकाश ने 90 रुपए खर्च कर दिए, तो बचाया कितना इसने? भाई 125 में से 90 घटा दिए, कितना बचाया इसने? 35। तो प्रकाश की सेविंग्स यानी बचत कितनी आ गई? 35। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। अब बात को समझिएगा। अब बात करते हैं सुमित की। अब सुमित को देखिए कैसे दिया है। यदि सुमित अपनी आय का 45% बचाता है, यहां पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्द बोल रहा है कि 45% बचाता है। अच्छा, सुमित के बारे में बचत यानी सेविंग की बारे में बात हो रही है। बचत, सुमित कितना अपनी आय का बचा रहा है? 45%। सुमित की आय कितनी है? 100। 45 बचा रहा है, यानी 100 का 45% कितना बचाया? 45। ये तो बहुत आसान है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई दिक्कत? तो सुमित कितना बचा रहा है? 45। अच्छा नॉर्मल चीज समझिए, अगर सुमित ने 100 रुपए कमाए और 45 रुपए बचाएं, तो सुमित ने खर्च कितना किया होगा? बेसिक है, 100 रुपए कमाएं 45 रुपए बचाएं, तो खर्च कितना किया होगा मेरे भाई? 55 रुपए खर्च किया होगा। 100 माइनस 45 बराबर 55। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट है यहां तक? क्या एकदम समझ में आ रही है चीजें? क्लियर? एक बार आइए यहां पे रिवाइज करते, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। सुमित की तुलना में, तो आधार पे कौन होगा? सुमित। सुमित कितना हो गया मेरे भाई? 100। 25% अधिक, तो प्रकाश कितना हो गया? 125। हाँ या ना बोला जाए? बहुत बढ़िया। फिर प्रकाश अपनी आय का 72% खर्च करता है। यह इंफॉर्मेशन किसकी है भाई? खर्च की। प्रकाश के बारे में 125 का 72% लिया बेटा, कितना हो गया? 90।
आपके प्रकाश ने 125 कमाए, 90 खर्च किए, तो बचाए कितने? 35। अब ये सीन सुमित का देख लेते हैं। इस लाइन को अभी देखेंगे। यदि सुमित अपनी आय का 45% बचाता है, सुमित की आय कितनी है? 100, तो इसने सेविंग कितनी की? 45%। तो 100 का 45% कितना हो गया? 45। तो अगर सुमित ने 100 कमाए, 45 बचत की, एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना किया? 55। क्या यहां तक कोई डाउट? अरे बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब लाइन ये वाली पढ़ो। यदि प्रकाश सुमित से 2200 रुपए कम बचाता है, ये रेशियो में हम देखेंगे डिटेल में, अभी बहुत अच्छे से समझिए। यदि प्रकाश सुमित से 2200 रुपए कम बचाता है, यानी प्रकाश और सुमित की बचत का अंतर कितना है? 2200। प्रकाश सुमित से 2200 रुपए कम बचाता है, ये वास्तविक वैल्यू है। इस वास्तविक वैल्यू की रेशियो वैल्यू देखनी होगी, तभी तुलना होगा। तो सुमित कितना बचा रहा है? 45, और प्रकाश कितना बचा रहा है? 35। तो कितने का अंतर बना है मेरे भाई? 10 का। तो भाई बचत का अंतर कितना है? 10। वास्तविकता में बचत कितना है? 2200। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 10 अनुपात की वैल्यू 2200 रुपए? तो 1 अनुपात की वैल्यू 220 रुपए। क्या यहां तक किसी को डाउट है? वेरी नाइस विकास कुमार जी, बिल्कुल सही है। 10 अनुपात की वैल्यू 2200 रुपए, तो 1 अनुपात की वैल्यू भाई 220 रुपए। आपको निकालना क्या है? उसका खर्च, उसका मतलब सुमित का खर्च कितना चल रहा है मेरे भाई? 55 अनुपात। 1 अनुपात की वैल्यू 220, तो 55 अनुपात की वैल्यू 55 गुणे 220 होगा कि नहीं? और 55 गुणे 220 यानी कि मेरे भाई 121 के आगे कितने शून्य? 2 शून्य। बस उत्तर कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? बी। क्या ये समझ में आ गए क्या नहीं? अरे हाँ या ना कमेंट करते चलो। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आना चाहिए मेरे भाई। 100 से 125। प्रकाश अपनी आय का 72% खर्च करता है, 72% यानी 90, तो बचाया कितना? 35। सुमित अपनी आय का 45% बचाता है, बचत पहले मिल गई, 45 बचा रहा है, तो खर्च कितना? 55। दोनों का अंतर अनुपात में 10 रुपए में 2200, 10 की वैल्यू 2200, 1 के रुपए 220। आपको पूछा है उसका यानी सुमित का खर्च, तो 55 की वैल्यू 12100। क्या यहां तक समझ गए? कोई डाउट? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो जल्दी से थम्स अप मारिए। बहुत बढ़िया आदित्य कुमार जी, क्वेश्चन समझ में आया तो जल्दी से थम्स अप मारिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। एक बार फिर से 100 से 125, इसमें कोई डाउट? फिर उसके बाद अपनी आय का 72% खर्च, कौन? प्रकाश। 72% यानी कि 90, 125 में से 90 खर्च हो गया, तो बचाया कितना? 35। समझ में आ रही बात? 35। और यहां पे जो ये 45% है वो किसके बारे में दिया हुआ है? सुमित के बारे में। तो 100 का 45% ये इसकी बचत है, तो सुमित की बचत कितनी हो गई? 45। सुमित ने 100 कमाया, 45 बचाया, तो खर्च कितना किया? 55। दोनों की बचत का अंतर 10 अनुपात, रुपए में 2200, 1 की वैल्यू 220, 55 की वैल्यू निकालनी है 12100। हाँ या ना? वेरी नाइस। राम राम रवि जी, राम राम। आगे बढ़े। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न आपके सामने आया है। एक मासूम सा क्वेश्चन है, इसको करें जल्दी से। आपके पास गिन के 1 मिनट का समय है, ट्राई करें। सारे मेथड बहुत लाजवाब होंगे, इस क्वेश्चन का भी मेथड बहुत लाजवाब होगा। ट्राई करें एक बार। बिल्कुल अभय जी, बिल्कुल। चलिए जल्दी ट्राई करें। चलिए ट्राई होने के बाद अब इसको हम ट्राई करते हैं अपने हिसाब से। देखिएगा जरा, अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में बताऊंगा। वस्तु X को 25% लाभ पर बेचा जाता है, बोलो हाँ या ना? वस्तु X को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यानी वस्तु X को अगर 100 रुपए में खरीदा गया था तो भाई वस्तु X को बेचा कितना गया? 125 में। कोई दिक्कत? क्योंकि यहां पे प्रॉफिट कितने का चल रहा है मेरे भाइयों? 25% का। क्या कोई डाउट है किसी प्रकार का यहां तक? बहुत बढ़िया। अगली लाइन, वस्तु X को बेचने में प्राप्त की गई राशि में
360 रुपए जोड़े जाते हैं। जरा मैं इसको परसेंट के फॉर्म में ही रखता हूं, एक चीज आपको समझ में आएगी, अभी आनंद आएगा। वस्तु X को बेचने में प्राप्त राशि में 360 जोड़े जाते हैं। अच्छा, वस्तु X को कितने में बेचा गया? 125 में। अब इसमें कितना जोड़ा गया मेरे भाई? 360। तो नया राशि कितना हो गया? 125% प्लस 360 रुपए। बोलो हां या ना? 125 प्लस 360 रुपए, बोलो हां या ना? बहुत गजब। अब उसके बाद आपको बोलना है, लिखा है फिर वस्तु Y को इस नई राशि से खरीदा गया। मतलब अब एक नई वस्तु आ गई, वो कौन सी है? Y। उसको कहां से खरीदा गया है? इस नई राशि से, यानी 125% प्लस 360 से खरीदा गया। क्लियर है? उसके बाद बोला गया यदि वस्तु Y को 20% हानि पर बेचा जाता है। अब इस वस्तु Y को कितने परसेंट हानि पर बेचा गया? 20% हानि। 20% हानि यानी कितने पे बेचा गया? 1/5 के नुकसान पे। 20% हानि यानी कितने पे बेचा गया? 1/5 के नुकसान पे बेचा गया। तो विक्रेता के समग्र लाभ या हानि का पता लगाएं। अब देखिएगा, बहुत शानदार तरीका। ये 100% कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे भाई? 100%। विक्रेता का समग्र लाभ हानि, समग्र लाभ हानि मतलब X वस्तु को खरीदने से लेकर के Y वस्तु को बेचने तक समग्र लाभ हानि, संपूर्ण लाभ हानि, कंप्लीट प्रॉफिट लॉस, ये बताना है। तो 100% की चीज 125% प्लस 360, इस पे कितने का नुकसान? 20%। अब एक दिमाग देखो, कितना सुंदर दिमाग लगेगा। 1/5 इसका भी और इसका भी, क्योंकि ये तो Y की पूरी धनराशि हो गई। इसका भी 1/5 किए तो बेटा कितना मिलेगा? 1/5 यानी कितने का नुकसान होगा? 125 का 1/5 यानी 25% का नुकसान। अरे बोलो हाँ या ना? फिर 360 का 1/5, 360 का 1/5 करेंगे तो बेटा यहां से कितने का नुकसान? 360 का 1/5 करेंगे, 360 का अगर मैंने 1/5 किया तो बेटा कितने का नुकसान हो गया? भाई आपका 72 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? पहले बोलो हाँ या ना? 72 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? भाई ये Y का कॉस्ट प्राइस है, इस पर 20% यानी 1/5 का नुकसान। आपको अलग से Y का SPCP नहीं देखना है, उसी में हो जाएगा। 20% यानी 1/5, 125 का 5% यानी 25% का नुकसान, 360 का 1/5 यानी 72 का नुकसान। अब पूरे सौदे में कितने की लाभ हानि हुई एक लाइन में पता चल जाएगा। पहले आपको 25% का लाभ हुआ था, अब आपको 25% का नुकसान, तो ये तो आपका बैलेंस हो गया। पहले आपको 25% का लाभ हुआ था और फिर आपको 25% का नुकसान, ये तो बैलेंस हो गया। तो सिर्फ आपके पास क्या बचा? -72 रुपए, यानी 72 रुपए का नुकसान हुआ है। यानी इस पूरे समग्र सौदे में आपको 72 रुपए का नुकसान हुआ है। और ये उत्तर आपके सामने। अरे भाई बोलो हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन एकदम तगड़ा है, बढ़िया है, और सॉल्यूशन उससे भी शानदार बताने की कोशिश की गई है। एक बार जरा समझ में आया कि नहीं थम्स अप मार के दिखाएं। क्लियर है? एक बार और रिपीट कर देता हूं। 100% था, 25% का लाभ हुआ X वस्तु पर, तो 125% बना। अब Y वस्तु आ गया। Y वस्तु को कैसे खरीदा जा रहा है? इसी में 360 मिला के खरीदा जा रहा है। अगर मैंने इसमें 360 मिला दिया तो ये Y वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया। Y वस्तु पर कितने का नुकसान हो गया आपका? 20%। 20% यानी 1/5, तो 125% का 1/5, 25% का नुकसान। 360 का 1/5, 72 का नुकसान। आपको पूछा है विक्रेता के समग्र लाभ हानि, यानी पूरे सौदे का लाभ हानि। पहले आपको 25% का लाभ हुआ था, अब 25% की हानि, तो ये तो कंपनसेट हो गया, यानी बैलेंस हो गया। अब सिर्फ कितना बचा आपके पास? 72 रुपए का नुकसान। सीधे सीधे उत्तर एकदम झकास। कोई डाउट? क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हुडी बाबा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, करके दिखाओ जल्दी से तो जरा। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? मजा ये बरकरार रहना चाहिए। राहुल गांधी जी की भाषा में ये मजा पूरे भारत को दिया जाएगा। आप बस इसको लाइक करें और शेयर करें और इस क्वेश्चन को लगाएं, जल्दी करें। ये मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन है। सारे मैंने बहुत ही टॉप क्लास क्वेश्चन लाया हुआ है आपके लिए, और इसको आप लगाते रहें, करते रहें। नमस्ते दुबे जी, सूरज जी नमस्कार, सबको प्रणाम, सादर प्रणाम। चलिए इसका उत्तर जल्दी बताइए। आकाश यादव जी ने दो करके दिया है।
चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। किसी का उत्तर नहीं आया, चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए कॉमन सी बात है, आपको निकालना है यहां पर इकाई का अंक। बहुत बढ़िया विकास कुमार जी, आपको यहां पे निकालना है इकाई का अंक। अब आप देखो इतना बेसिक चैप्टर है ये, इकाई का अंक निकालना हर जगह आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता होगा नंबर सिस्टम में। विकास कुमार जी बहुत सही उत्तर, ठीक है, ये आपको बताया जाता है हर जगह, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन हल्का सा रूप बदल देने पर कितना कठिन हो जाता है या कितना कॉन्सेप्चुअली यहां पे जरूरत पड़ती है, वो यहां पे ये क्वेश्चन सिखाता है। ठीक है, 8 आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आकाश यादव जी। अब 1/5 के पावर 903 इसका इकाई का अंक, बटे वाली चीज इकाई का अंक बहुत कठिन है क्या? अरे बहुत आसान है। अच्छा 1/5 के पावर 903, मेरे प्यारे दोस्तों क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं 1/5 के पावर 903, क्योंकि ऊपर 1 है, पावर में कुछ भी रहे उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसे लिख सकते हैं? हां या ना बोला जाए। बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा इकाई का अंक बताना है, 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई? 0.2 लिख सकता हूं। 1/5 कितना हो गया? 5 दूनी 10, 0.2 लिख सकता हूं। और इसके पावर में क्या चढ़ा है मेरे भाई? 903। अब अगर आपने इकाई का अंक कभी पढ़ा है तो बहुत ही आसानी से निकलेगा। अगर कभी भी इकाई पर 2 हो तो इसकी चक्रीयता क्या मानी जाती है? 4। बाकी जब मैं बेसिक से तो अभी बता रहा हूं, बाकी आपको और कई तरीके बताऊंगा। फिलहाल के लिए देखिए, अगर इकाई पर 2 है तो चक्रीयता क्या मानी जाती है? 4। और जब भी चक्रीयता 4 होती है तो पावर के अंतिम 2 अंक को किससे भाग किया जाता है? 4 से, क्योंकि 4 की विभाज्यता होती है। यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित, अगर अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटेंगे तो शेषफल आएगा। तो अगर 0.3 को 4 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आएगा मेरे भाई? 3। 0.3 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आएगा, और जो भी शेषफल आता है वो आपके बेस पर चढ़ जाएगा। और 0.2 का क्यूब यानी आगे कुछ भी हो लेकिन इकाई पर तो क्या आएगा? 8 ही तो आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई? 8। भाई पॉइंट के आगे कुछ भी वैल्यू, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे इकाई से मतलब है। तो 2 का क्यूब 8, सीधे सीधे उत्तर कितना हो गया मेरे भाई? डी। सुंदर सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, जी हां बताया हुआ क्वेश्चन है ये। जो मेरे से पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को जानता है, और नया और अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखिए, 1/5 के पावर 903 का इकाई का अंक बताया है। कई लोग तो इसको ऐसे स्किप कर देंगे कि बटे में आ गया, भाई कैसे करें? कोई दिक्कत की बात नहीं। 1/5 के पावर 903 कर लिया, इसको 4 से भाग किया, शेषफल पड़ा 3, 2 का क्यूब, उत्तर आ गया 8। क्या कोई डाउट है किसी प्रकार का? जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें जरा। क्या कोई डाउट है किसी प्रकार का? चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है ये आपके लिए, जरा ट्राई करेंगे इसको। बहुत ही खूबसूरत सा मासूम सा प्रश्न है ये। चलो इसको करो सब। क्लियर हो रही बात? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। किसी का उत्तर आया? चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर उत्तर चेक करेंगे, फिर कमेंट देखेंगे। यदि ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का 3 गुना है, और बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का 7/12 है, तथा 6 वर्ष बाद सी की आयु और 3 वर्ष बाद ए की आयु का औसत 54 है। क्लियर हो रही बात? तो 8 वर्ष बाद बी की आयु बताएं। चलिए जरा जल्दी बताएं, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग कर रहे हैं। सोनू जी का है कि 0.2 कहां से आया? मेरे भाई पीछे वाले क्वेश्चन में 1/5 था। 1/5 यानी 1/5, 1/5 करेंगे तो भाई 0.2 ही तो आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और पावर अपन ने 3 डाली थी तो वहां से 2 का क्यूब हो जाएगा, और ये उत्तर 8 आ गया था। क्लियर हो रही है बात? चलिए आइए ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पकड़िएगा। अच्छा, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का 3 गुना है, ओके, और बी की वर्तमान आयु सी की आयु का 7/12 गुना है। अब मैंने यहां पे एक चीज नोटिस कर ली कि मेरे को यहां पे ए बी सी के आयु का अनुपात चाहिए।
जो ये अनुपात मिलेगा वो अनुपात किसको दिखाएगा भाइयों? वर्तमान को दिखाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? क्लियर? अच्छा, मैंने देखा कि B यहां भी है और B यहां भी है, तो डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें सीखिएगा, वरना आप AB अलग लिखेंगे, BC अलग लिखेंगे, फिर अलग से इसको मर्ज करेंगे। भाई के पास आए हो, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से समझना। B की वर्तमान आयु C की वर्तमान आयु का 7/12 है। किसकी वर्तमान आयु का? C की वर्तमान आयु का 7/12। C की वर्तमान आयु का 7/12। तो मैंने अगर C की आयु 12 मान ली तो B की आयु कितनी हो जाएगी? 7। क्या यहां पे कोई डाउट है? क्या यहां पे कोई डाउट है? अगर मैंने C की आयु 12 मान ली तो B की आयु कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 7। बहुत बढ़िया। अब उल्टा मैं चल रहा हूं और A की वर्तमान आयु कितनी है? B की वर्तमान आयु का 3 गुना। अगर B की वर्तमान आयु 7 है, इसका 3 गुना कर दें तो A की वर्तमान आयु कितनी मिल गई मेरे भाई? 21। सीधे सीधे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये चीज हमने किया किसमें है? रेशियो में। ये चीज हमने किसमें किया है? अभी रेशियो में। अब जरा क्वेश्चन को समझें, बस उत्तर आ गया। ABC का रेशियो मर्जर समझ में आया सबको? ABC का रेशियो मर्जर समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। कि भैया अगर C को 12 ले लिया तो इसका 7/12, तो B कितना हो गया? 7, और A कितना हो गया? B का 3 गुना 21। अब जो प्रश्न में पढ़ने वाली बात है वो ये है कि 6 वर्ष बाद C की आयु और 3 वर्ष बाद A की आयु का औसत, यानी कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। कौन कौन? C और A। अच्छा, 6 वर्ष बाद C की आयु और 3 वर्ष बाद A की आयु का औसत कितना है? 54। अब थोड़ा डायरेक्ट करें। अगर C और A की 6 वर्ष और 3 वर्ष बाद की औसत आयु 54 है तो इनकी आयु का योग कितना होगा? 54 गुणे 2 होगा। बहुत इत्मीनान से सीखिएगा। 54 गुणे 2 होगा। 54 गुणे 2 यानी कि कितना होगा मेरे भाई? 108 होगा। अरे बोलो हाँ या ना? 54 गुणे 2 यानी कितना होगा? 108। लेकिन क्या ये वर्तमान आयु है? वर्तमान आयु का योग है? बिल्कुल नहीं। ये कब का है? जब C को हमने 6 वर्ष बाद देखा और A को हमने कितने वर्ष बाद देखा? 3 वर्ष बाद देखा। अगर ये रेशियो वर्तमान का है तो आपको वैल्यू भी किसकी चाहिए मेरे भाई? वर्तमान की चाहिए। पर क्या ये 108 वर्तमान का है? नहीं। ये C के लिए 6 वर्ष बाद और A के लिए 3 वर्ष बाद, यानी कि इस योग में कुछ एक्स्ट्रा जुड़ गया है। कितना एक्स्ट्रा? ये 6 वर्ष एक्स्ट्रा और ये 3 वर्ष एक्स्ट्रा। ये 6 वर्ष बाद और 3 वर्ष बाद अगर इसको घटा दिया जाए तो क्या वर्तमान में आ जाऊंगा? तो टोटल योग 108 हुआ है। तो 6 वर्ष और 3 वर्ष यानी कितना बचा आपके पास? 9 वर्ष। अगर 108 में से 9 घटा दिया जाए तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग क्या 99 हो जाएगा? जरा जल्दी से बताओ, जरा जल्दी से बताओ। क्या वर्तमान में दोनों की आयु का योग 99 हो जाएगा? ठीक है, वर्तमान में दोनों की आयु का योग 99 हो गया। और वर्तमान में A कितना है? 21। वर्तमान में C कितना है? 12। A और C की आयु का योग अनुपात में कितना हो गया? 33। और वर्तमान में A और C की आयु का वास्तविक अनुपात का योग कितना है? 99। तो 33 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई? 99 साल। तो 1 की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो गई? 3 साल। बोलो हाँ या ना? और 7 आपको किसका निकालना है? B की आयु। तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई? 21 साल। लेकिन जो B की आयु निकालनी है वो कितने वर्ष बाद निकालनी है? 8 वर्ष बाद। अभी जो B की आयु निकली है वो कितने वर्ष बाद निकली है भाई? वर्तमान में निकली है। वर्तमान में B की आयु कितनी मिल गई आपको? 21 साल। लेकिन B की आयु कितने वर्ष बाद चाहिए? 8 वर्ष बाद। ये वर्तमान की 21 साल, 8 जोड़ दिया तो मेरे भाई कितना बन गया आपके पास? 29 साल। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? सॉल्यूशन देखो जरा, कितना आसान सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन देखो जरा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अभय जी को समझ में नहीं आया था, क्या अब उनको समझ में आया? बने रहोगे सब समझ में आएगा। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना समझ में आए। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाइयों? चल आराम से देखो, इन मासूम क्वेश्चनों में आपको इनकी मासूमियत खराब करनी है। बस इतना सोच के रखिएगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं आप सभी के लिए। B की वर्तमान आयु C की वर्तमान आयु का 7/12 है। तो C की आयु 12 मान ली तो B की कितनी हो गई? 7।
और इसका 3 गुना a का कितना हो गया 21। लेकिन जो हमें वास्तविक वैल्यू जो औसत 54 दिया है वो क्या वर्तमान का दिया था? बिल्कुल नहीं, वो औसत दिया है 6 वर्ष बाद और 3 वर्ष बाद का। तो 6 वर्ष बाद और 3 वर्ष बाद दो लोग हैं सी और ए, तो दो लोग का औसत अगर 54 है तो दो लोग का योग कितना होगा 54 गुणे 2 यानी 108। बेसिक चीज है। क्या ये वर्तमान में 108 आया है? नहीं, ये 6 वर्ष बाद एक्स्ट्रा और 3 वर्ष बाद एक्स्ट्रा में आया है। तो 6 और 3 कितना एक्स्ट्रा गया है बेटा? 9। आपने जो रेशियो बनाया है वो किसका बनाया है? वर्तमान का। तो आपको योग भी वर्तमान का ही चाहिए होगा। 108 में एक्स्ट्रा 9 था, घटा दिया, कितना हो गया मेरे भाई? 99 हो गया। 99 हो गया। और ये 99 कौन सा मिल गया? वर्तमान का। ए का है 21, सी का है 12। वर्तमान में ए और सी का योग कितने साल? 99 साल। रेशियो में कितने साल? 33 साल। तो 33 की वैल्यू कितनी हो गई? 99। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3। बी की वैल्यू निकालनी है, बी का है 7। 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 21 साल। पर 21 साल कब का है मेरे भाई? वर्तमान का। जो उत्तर बताना है वो 8 वर्ष बाद का बताना है। तो 21 और 8 कितना हो गया मेरे भाई? 29। रिपीट कर दिया बिल्कुल। क्या अब समझ में आया? समझ में आ रही बात? देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लाया है मैंने आपके लिए। क्लियर है? बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इनकी खासियत क्या है। क्या कोई डाउट है यहां पर? क्या कोई डाउट है? बोला जाए जल्दी से। रिपीट कर दिया है। क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करो, लाइक मारो, थम्स अप करो, लाइक मारो जितनी तेजी से हो सके, ताकि हम अगला क्वेश्चन करें। हम सॉल्यूशन बहुत ही शानदार है। अच्छा, इसको एक लाइन में अगर थोड़ा सा बताना हो, अगर इसको एक लाइन में, मतलब ये 3 लाइन अगर आपको बचानी हो तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर ये 3 लाइन आपको बचानी है तो और आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, डायरेक्ट करिएगा, जी जी गजब 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 ही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। आपके पास टोटल वर्तमान में योग 99, रेशियो में कितना? ए और सी 33। तो मैं ऐसे हमेशा बोलता हूं बेटा कि 33 की वैल्यू हो गई 99, बी की वैल्यू कितनी है? 7। एक लाइन में होगा ये सब, तो 3 बार में और 7 त्रिक 21। भाई जिससे तुलना करनी है वो हर में, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे गुणा। तो b की वैल्यू आ गई 21, लेकिन वर्तमान में आया है। 8 साल बाद देखेंगे तो 21 + 8 कितना हो गया मेरे भाई? 29। ऐसा ही होगा, तुरंत तुरंत निकलेगा। कोई डाउट है? नाइस ट्रिक। ट्रिक नहीं है बाबू, मेथड है, कॉन्सेप्ट है। पूरे मेथड को ट्रिक बोल के ऐसे ना करो, ट्रिक नहीं है ये। समझ में आ रही बात? अगर एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप ट्रिक खोज रहे हो तो आप बहुत गलत जगह पर आए हो। सच्ची बता रहा हूं। एक भी ट्रिक अगर मैं आपको बता दूं तो मूछ तो वैसे मैंने छोटी करवा ली है, लेकिन मुड़वा देना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब ट्रिक नहीं होता है कुछ, सारी चीज बेसिक कॉन्सेप्ट। हां, बाकी प्रैक्टिस आपको इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ऐसे ही निकल जाएगा सब। क्लियर हो रही बात? बहुत बढ़िया। हां जी, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके ब्लैक स्क्रीन पर। अब ये जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं ये तो देख के बताएंगे ये क्वेश्चन। देखते हैं बाकी जो नए लोग हैं वो इसको कैसे करते हैं। हर ग्रुप में इस लिंक को डालें, पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और हमारे भाई यहां से जुड़ पाए। नमस्कार ब्रिजेश जी, आवत है कि जावत है? बहुत बढ़िया। चलिए सॉल्व करिए इसको, आना ही चाहिए, क्वेश्चन आवत ही होना चाहिए। चलिए सॉल्व करिए जल्दी इसको, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से, जल्दी से शेयर मारिए इसको। 6 आ रहा है, सौरभ जी का 6 आ रहा है। जूम करिए, जूम जूम जूम, गायब हो गया। ये लीजिए, ज्यादा जूम हो गया। अब ठीक है, चलो ऑप्शन देखते रहेंगे, पहले इसको सॉल्व करो। ऑप्शन में लिख दे रहा हूं 6। आहा,
ऑप्शन में मेरे भाइयों लिख दे रहा हूं, फिर से यहां पे देख लीजिएगा, 6, 0, 7 और 8। सबको दिखाई दे रहा है? चलिए बताइएगा जरा। बहुत बढ़िया, सबने 6 मारा है। समझ में आ रहा है कौन कौन 6 मार रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, मैं अपनी क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस में भी बताता हूं। दोस्तों एक बात याद रखिए, जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनको वो प्योर कंटेंट दूंगा जो ऑफलाइन जैसी अच्छी क्लासेस में दिया जाता है। एक लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा, ऐसी चीजें जो आपको सीखने पे मजबूर करेंगे और सीखने में मजा भी आएगा। मैथ्स का मतलब ही होता है मेरे भाई साइकोलॉजी। मैथ्स में साइकोलॉजी से खेला जाता है, कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। जहां फॉर्मूले की जरूरत होगी या जैसी जरूरत होगी हम वैसे वहां पे बनाएंगे, खुद करेंगे, सब करेंगे। एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ते रहिए और इसका उत्तर बताइए। सबने 6 बताया है, बहुत ही खूबसूरत। अब देखिएगा जरा, अब यह प्रश्न है 7 + 77 प्लस 3 बार 7 प्लस 4 बार 7 प्लस, ऐसे करते हुए आपको 7 कितनी बार लिखना है? यहां पर 100 बार। ये कितनी बार लिखा जाएगा मेरे भाई? 100 बार। समझ गए हो ना? ठीक है, इतना बहुत है। अब पकड़िएगा जरा, अगर यहां पे 100 बार 7 लिखा है और भाग किससे करना है मेरे भाई? 8 से। बहुत बढ़िया दीपक शर्मा जी, इसको आराम से देखिएगा। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आइए देखिएगा, इसको हमें भाग करना है 8 से। अच्छा, 8 की डिविजिबिलिटी कौन बताएगा? 8 की डिविजिबिलिटी मैंने 2 तरीके से बताई है। अभी हम यहां पे एक तरीका लगाएंगे, दूसरा हम डिटेल में देखेंगे तब समझेंगे। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अगर कोई भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। अब आपको इस पूरे को जोड़कर तो 8 से भाग नहीं करना है, डायरेक्ट हो जाता है। अलग अलग भाग देकर देख लीजिए क्या चल रहा है। यहां पे 7 है और यहां पे 8 है। जब 7 में 8 से भाग करेंगे मेरे भाई, 7 तो छोटा है, भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल पहले पद का क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात? आगे देखिए यहां पर, अब अगला पद क्या आ गया? 77। 77 में जब 8 से भाग करेंगे तो 8 × 9 = 72। 72 तक कटा तो दूसरे पद का शेषफल कितना आ गया मेरे भाई? 5 आ गया। बहुत बढ़िया, लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 8। वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो भाई, 8 से डिविजिबल करना है, यानी अंतिम कितने अंक चाहिए आपको? 3 अंक। अगर अंतिम 3 अंक चाहिए तो सीधे सीधे भाई इसमें भाग करो, क्योंकि यहां पे कितने अंक हैं? 3 अंक ही हैं। तो 8 × 9 = 72, 5 गया। 7 × 8 = 56। शेषफल कितना आ गया? तीसरे पद में 1 आ गया। क्या कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, आगे देखोगे तो जरा एक पैटर्न आपको अपने आप मिलने लगेगा। यहां पे जो भी संख्या थी 8 से भाग करना है तो अंतिम 3 अंक ही चाहिए, यहां पे अंतिम 3 अंक है। अच्छा, जब आगे बढ़ा तो 7 कितनी बार है? 4 बार। लेकिन 8 से भाग करना है तो कितने पद देखने हैं? अंतिम 3 अंक। तो जरा मैं क्या ये ऑब्जर्व कर सकता हूं कि यहां भी अंतिम 3 पद तो 777 777 777 बनेगा, यानी 3 बार 7 बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो जो यहां भी अगर 3 बार 7 बन रहा है तो 8 से भाग करेंगे तो यहां भी तो शेषफल 1 ही बनेगा, क्योंकि 8 × 9 = 72, 7 × 8 = 56, शेषफल 1, क्योंकि यहां भी 777 था। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बहुत बढ़िया। आगे अगर 4 बार 7 है, आगे कितनी बार 7 मिलेगा? अब ये कॉमन सेंस से हो जाएगा। 4 बार 7 है तो आगे कितनी बार 7 मिलेगा? 5 बार 7 मिलेगा। अच्छा, 5 बार 7 मिलेगा तो अंतिम 3 पद भी तो 3 बार 7 ही होगा, और जो शेषफल आएगा अंतिम 3 पद वाला 3 बार 7 वाला वापस से 1 ही तो आएगा। इसी तरीके से अगर 6 बार 7 होगा तो उसके अंतिम 3 अंक भी क्या होगा? 777, तो वापस से शेषफल क्या मिलेगा? 1 ही। 7 बार 7 होगा तो भी अंतिम 3 पद क्या होगा? 777, तो भी शेषफल कितना आएगा? 1 ही। यानी आगे जितने भी पद मिलेंगे सबके शेषफल कितने आएंगे? 1 आएगा। क्या कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। तो अब जरा देख लो, जरा देखो मेरे भाई, तो यहां पे 7, यहां पे 5, तो यहां पे शेषफल कितना आ गया आपका? 12।
अच्छा टोटल कितने पद हैं? 100 पद। 100 बार मतलब 100 पद। पहले पद में 1, दूसरे पद में 2, तीसरे पद में 3, चौथे पद में 4, तो 100वें पद में 100, यानी टोटल कितने पद हैं? 100 पद। तो भाई पहले 2 पद में 7 और 5 12, 2 पद के हो गए 12। आगे कितने पद बचे हैं? 98 पद बचे हैं, क्योंकि टोटल 100 पद हैं, 2 पद आपको मिल गए। आगे कितने पद बचे हैं? वेरी गुड, 98 पद बचे हैं। हर 98 पद में कितना शेषफल आ रहा होगा? एक एक आ रहा होगा। 1 मिल रहा है 98 पार, तो आगे के जो शेषफल होंगे वो 1 गुणे 98 यानी 98 मिलेगा। भाई 7 और 5 12, 100 पदों में से 2 पद के 12, आगे कितने पद बचे? 98। हर पदों में कितना मिल रहा है? 1 मिला 98 बार, तो कितना शेषफल मिल गया मेरे भाई? 98। तो अब ये टोटल शेषफल कितना हो गया मेरे भाई? 110। अब भाग किससे करना है? 8 से। 110 8 से बड़ा है तो भाग जाएगा। 8 से अगर भाग किया तो भैया देख लो भैया शेषफल कितना आ रहा है? 8 एकम 8, 8 त्रिक 24। शेषफल कितना आ गया मेरे भाई? 6। उत्तर आ गया खड़ाक 6। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर हो गया है क्वेश्चन? समझ में आ गया तो थम्स अप करें, शेयर करें जल्दी से। समझ में आ गया तो थम्स अप मारे जल्दी से। आगे बने रहेंगे तो बहुत सी नई चीजें आपको मिलेगी, बहुत सी नई चीजें आपको मिलेंगी। आगे बने रहें। पहले इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो बताएं, अदरवाइज थम्स अप मारें, हम आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन होते हैं ये सब। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करते चलें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा। ओहो हो, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न आया है इस बार आपके सामने। क्या सबको दिखाई दे रहा है? इमेज क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करें। 110/8, बहुत सही। मेरी चोट ठीक है आशीष जी? सब धीरे धीरे सही हो रहा है, आप लोग का आशीर्वाद है, चोट ठीक हो रही है। चलिए इसका उत्तर बताएं। ऑप्शन आपके सामने है, तेजी से करें। हिमांशु यादव जी, रोशनी यादव जी क्वेश्चन सॉल्व करें। सबका नाम लेंगे जी, बिल्कुल सबका नाम लेंगे। पहले क्वेश्चन सॉल्व करें। आवत ही है सर, बहुत है, आवत ही होना चाहिए। चलिए प्रश्न को देखिए। चलिए गजब। नमन यादव जी उत्तर बताइए। उत्तर आ रहा है अभय जी का सी, यानी a²/4। चलिए आइए अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये मैंने मेंसुरेशन का क्वेश्चन उठाया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के प्रश्न आपको यूपीएसआई, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, हर जगह एसएससी के एग्जाम्स दबा के मिलते हैं ये क्वेश्चंस। तो जरा ट्राई करें। क्वेश्चन तो वही है लेकिन तरीका भाई का होना चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब बात को पकड़ेंगे, इस प्रश्न को देखेंगे। सुनिएगा। दिए गए चित्र में ए भुजा का एक वर्ग है, बहुत बढ़िया। एडी और एबी को व्यास मानकर ये रहा। एक मिनट यहां पे थोड़ा सा, ये वाली चीज आपकी बी है, ये वाली चीज आपकी सी है और ये वाली चीज आपकी डी है। अरे इतना तो समझ पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया। सबके उत्तर गलत, बस एक व्यक्ति सही है, मनीष पटेल जी। जी हां, ए ऑप्शन सही है। आइए ट्राई करते हैं जरा। पहले इसको देखते हैं। ए बी सी डी करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब आइए देखिए। अब जरा देखा जाए, बोला जा रहा है कि एडी और एबी को व्यास मानकर, यानी एडी का व्यास ये रहा, एक अर्धवृत्त बनाया, और एबी का व्यास ये रहा, एक अर्धवृत्त बनाया और खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताएं। छायांकित भाग क्या आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए इस प्रश्न को करने का बेसिक तरीका और फिर भाई का तरीका, दोनों को जरा मैच करिएगा। नमन यादव जी ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्रजेश जी गजब गजब, मजा आ रहा है सबको, गजब। जावत नहीं है, विकास कुमार अभी आवत है। रुको देखो जरा ध्यान से देखिएगा। तो ए बी सी डी आपका बना, ए बी को व्यास मानकर और ए डी को व्यास मानकर हमने यहां पर आपके लिए एक अर्धवृत्त बना दिए। अब बेसिक तरीका क्या है सुनिएगा। बेसिक तरीका यह है कि इन दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो। भाई भुजा दे रखी है ए, इन दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, मर्ज करो मतलब जोड़ो। अच्छा जोड़ेंगे तो ये वाला पोर्शन कितनी बार मिलेगा?
ये जो ब्लैंक स्पेस है, ब्लैक रेड कलर है, ये वाला पोर्शन कितनी बार मिलेगा आपको? 2 बार। तो दोनों अर्धवृत्त को जोड़कर इस पोर्शन को क्या करिए? घटा दीजिए। अगर इस पोर्शन को हमने घटा दिया, ये देखिए बिंदी भी आ गई, इस पोर्शन को अगर मैंने घटा दिया तो ये छायांकित भाग मिल जाएगा, हां या ना बोला जाए। ये बेसिक चीज समझ में आई। फिर से मैंने बोला कि दोनों अर्धवृत्त को निकालो, जोड़ो। उसके बाद ये जो ब्लैक पोर्शन है ये कितनी बार आया है? 2 बार। भाई एक बार AD वाले व्यास के अर्धवृत्त में और एक बार AB वाले व्यास के अर्धवृत्त में। तो दोनों को जोड़कर अगर इस पोर्शन को 2 गुना करके घटा दे तो उत्तर आ जाएगा। पर ऐसा करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, इतना तामझाम पालने की जरूरत नहीं है। प्रद्युमन चौहान जी सुनिएगा कैसे करना है। मैंने बोला कि इसको कैसे करना है, डायरेक्ट देखिएगा। मैं आपको एक यहां पे मेथड बताता हूं डायरेक्ट इस प्रकार के छायांकित भाग को करने के लिए। देखिएगा ये स्क्वायर है, देखिएगा अभी यहां पे सिमेट्री नहीं चल रही है क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा बना है, बट स्टिल आप समझ जाएंगे। तो अगर मैंने अपनी तरफ से एक रचना की तो कुछ ऐसा सा मिलेगा। इसको मैं अलग से बनाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये A है, ये A है, ये A है और ये A है। अब क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। अभी आ जाएगा प्रद्युमन जी, काहे को घबराते हैं? ये अर्धवृत्त है और ये अर्धवृत्त है, कुछ इस तरीके का है। आपको छायांकित भाग का पोर्शन चाहिए, ठीक है, आपको छायांकित भाग का पोर्शन चाहिए, यानी ये वाला पोर्शन चाहिए। बोलो हां या ना। ठीक है, अगर आपको ये वाला पोर्शन चाहिए मेरे भाई, ये वाला पोर्शन चाहिए, तो अब देखिए तरीका हम क्या करें? बेसिक करने के बजाय एक मेथड बताता हूं। क्यों ना इनके विकर्ण को हम ऐसे मिला दें, इसको स्ट्रेट लाइन कंज्यूम करिएगा। क्यों ना इसके विकर्ण को हम ऐसे मिला दें, क्यों ना इसके विकर्ण को ऐसे मिला दें। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अच्छा, इस विकर्ण को ऐसे मिलाया और यहां से भी हमने विकर्ण खींचा। स्ट्रेट लाइन कंज्यूम करिएगा, स्ट्रेट लाइन सोचिएगा। ठीक है, हमने क्या किया हमने क्या किया मेरे भाई? आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो मैंने आपको एक तरीका मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही शानदार तरीका। मैंने कहा कि इसके विकर्ण को खींच दो, खींच दिया। इसके विकर्ण को खींचने के बाद मैंने देखा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो सिस्टम है, ये 2 भागों में बट गया। और मैंने देखा जब मैंने इधर विकर्ण खींचा तो ये वाली चीज, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपको मिला। अब मैं एक चीज बताता हूं, स्टिकर का नाम सुना है? स्टिकर का नाम सुना है? स्टिकर क्या होता है भैया? यहां से उखाड़ा, कहीं जगह चिपका दिया, वही करेंगे। अब मैं ये कहने जा रहा हूं, अब मैं ये करने जा रहा हूं, स्टिकर लगाने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, मैं ये करने जा रहा हूं कि क्यों ना थोड़ा सा समझिएगा। जो ये वाली चीज थी आपकी, ये वाली जो चीज थी, मैंने इस पोर्शन को मिटाकर इधर शिफ्ट कर दिया। समझ में आ रही बात? और फिर मैंने इस पोर्शन को मिटाकर, समझ में आ रही बात ना? बस समझते रहना। और इस पोर्शन को मिटाकर इधर शिफ्ट कर दिया। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि सारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल एक तरफ मिल गया? सारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल एक तरफ मिल गया। अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे भाइयों, जरा नोटिस करना ध्यान से। मैंने कहा इसको स्ट्रेट लाइन कंज्यूम करिएगा, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन समझिएगा, और मैंने ऐसे मिलाया। तो मेरे भाइयों देखिएगा जरा, ये वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको मैंने उखाड़ा और यहां चिपका दिया। और ये वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, सिमेट्री है बेटा, सिमेट्री है, इसको उखाड़ा और यहां चिपका दिया। तो क्या ये वाला पोर्शन इधर आ गया, ये वाला पोर्शन इधर आ गया, तो ये पूरा खाली हो जाएगा इधर, और सारा ब्लैंक स्पेस, सारा छायांकित भाग एक जगह आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? वेरी गुड। अब जब सारा छायांकित भाग एक जगह आ चुका है तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही तो निकालना है। मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आप ध्यान से देखें, छायांकित भाग का अगर आप क्षेत्रफल ध्यान से देखें तो पूरा एक वर्ग के आधे में शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा मेरे भाई? ए स्क्वायर। और छायांकित भाग मैंने एक जगह शिफ्ट कर दिया तो बटे 2 कर दिया। तो मेरे भाई उत्तर सीधे सीधे कितना आ गया? ए स्क्वायर बटे 2। उत्तर कितना आ गया आपका? ए स्क्वायर बटे 2। क्या यहां पर
कोई भी चतुर्थांश का फॉर्मूला मैंने लगाया नहीं लगाया। थोड़ा डायग्राम आप जानते ही हैं, मेरी कला इतनी अच्छी नहीं है, मैं हर जगह पास होता था, केवल कला में 10 में से 5 पाता था, उसी का निर्णय आप देख रहे हैं यहां पर क्या चल रहा है। लेकिन मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझ में आई। एक बार फिर से बता रहा हूं, जो यहां पर एक्स्ट्रा पोर्शन था मैंने उसको स्टिकर की तरह उखाड़ा और यहां चिपका दिया, जो यहां पर एक्स्ट्रा पोर्शन था मैंने इसको स्टिकर की तरह उखाड़ा और यहां चिपका दिया। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात? तो जो सारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल था एक जगह शिफ्ट हो गया, और वो कहां शिफ्ट हो गया? वर्ग के आधे में। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर आधा कर दिया, a स्क्वायर बटे 2। कुछ समझ में आया क्या प्रद्युमन जी? कुछ समझ में आया क्या? सुनीता पटेल जी को फिर से बताएं। सुनीता पटेल जी, इस डायग्राम में देखिए, मैं कह रहा हूं इसको आप स्ट्रेट लाइन कंज्यूम करेंगे, स्ट्रेट लाइन मानेंगे। तो मैंने बोला कि अब ये पत्ती भी 2 भाग में बट गई, पत्ती जैसा दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, यहां से स्टिकर उखाड़ा, मतलब इस छायांकित भाग को उखाड़ा, इधर चिपका दिया, ये खाली हो गया, यहां पे खाली हो जाएगा ये वाली चीज। समझ में आ रही बात? ये चीज खाली हो जाएगी। क्लियर है? और उसके बाद यहां से उखाड़ा और यहां चिपका दिया, तो ये वाला पोर्शन खाली हो जाएगा। तो ये जो छायांकित भाग है वो पूरा एक तरफ शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? वो पूरा एक तरफ शिफ्ट हो गया। और वो शिफ्ट कहां हुआ है? वर्ग के आधे में ही तो शिफ्ट हुआ है। समझ में आ रही बात? और वर्ग के आधे में शिफ्ट हुआ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरा एक तरफ आ गया, जो कि वर्ग का आधा भाग है, पूरा वर्ग a स्क्वायर, और आधा कर दिया a स्क्वायर बटे 2। कोई दिक्कत? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब सबको समझ में आ गया जी? दीपक शर्मा जी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए करें। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। अब मैं देखना चाहता हूं ये कौन करता है। प्लीज ट्राई करें, प्लीज ट्राई करें, प्लीज ट्राई करें, प्लीज शेयर करें, ट्राई करें, शेयर करें, ट्राई करें। डायग्राम पे ना जाएं, भावनाओं बहुत बह जाते हैं आप लोग, भावनाओं पे मत जाओ, मतलब भावनाओं पे ही जाओ। चलो आगे देखिए, ये प्रश्न करिए सर, ये क्वेश्चन अच्छा है, ट्राई करेंगे। बिल्कुल 2 मिनट का समय दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, ट्राई करेंगे, फिर भाई का तरीका देखेंगे, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, ट्राई करेंगे जरा। समय 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, पर कोई नहीं, अपन अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। 10 मिनट और कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है सर? 10 मिनट और कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से करें तो थोड़ा स्पीड अपन बढ़ाएं। बहुत बढ़िया, सबके आंसर आने लगे। नमन यादव जी के आगे, सौरभ यादव जी के आगे। आइए ट्राई करते हैं। अब तरीका देखना, रुपए y जब p% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 15 साल के लिए निवेश किया जाता है तो वह खुद का 4 गुना हो जाता है। अभी 1 मिनट होल्ड। यदि y प्लस 150 रुपए p प्लस 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाए तो वह 2704 रुपए हो जाता है। तो y का मान बताओ। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए देखिएगा जरा, ट्राई करते हैं। y जब p% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 15 साल के लिए निवेश किया जाता है तो वह खुद का 4 गुना हो जाता है। डायरेक्ट करो, अगर मूलधन यानी y 1 होता तो वो 4 गुना हो गया। कितना मिला ब्याज? 3 मिला ब्याज। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? 3 मिला ब्याज कि नहीं मिला? 3 मिला ब्याज। 3 मिला कितने पर? 1 पर। 3 ब्याज मिला 1 पर, तो कितना परसेंट ब्याज मिला आपको? 300% का ब्याज मिला। देखो एकदम बहुत प्यार से बता रहा हूं, एकदम नई टेक्निक से बता रहा हूं। 1 रुपए 4 रुपए हो गए तो 3 ब्याज मिला। कितने रुपए पर? 1 पर। तो कितने का ब्याज मिला आपको? 3 रुपए का। 3 रुपए का ब्याज 1 पर, तो 300%। 300% कितने साल में? 15 साल में। 300% 15 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल की दर कितनी हो जाएगी? 20%। भाई 300% मिला है 15 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 20%। यानी मैं बोल सकता हूं 1 साल में जितना प्रतिशत ब्याज मिलता है वही तो दर होता है। यानी दर कितनी हो गई मेरे भाई? दर कितनी हो गई मेरे भाई? 20%। दर कितनी हो गई? 20%। बस खत्म। अब देखना जरा, दर हो गई अगर 20%, तो अब आपको इसको भी देखेंगे, y का मान निकालना है, बात की बात है। दर हो गई 20%, तो आपको बोला जा रहा है
कि P प्लस 10% और P की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कितने परसेंट की दर हो गई आपकी 30% की दर हो गई, क्योंकि B बराबर कितना निकल गया 20, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30%। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपकी दर कितनी हो गई आपकी भाई 30%। अच्छा 30% का चक्रवृद्धि ब्याज कई तरीकों से अपन निकाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो आपको ध्यान से समझना है मेरे भाइयों, अगर आपके पास 30% की दर हो गई तो 30% यानी 3/10, ये पहला तरीका है। यानी 10 से कितना हो जाएगा एक साल के लिए 13, दूसरे साल भी 10 से दर कितनी हो गई 13, यानी टोटल मूलधन अगर 100 था तो मिश्रधन कितना हो गया मेरे भाई 160। टोटल मूलधन अगर आपका 100 था तो टोटल मिश्रधन कितना हो गया आपका 169, और वास्तव में टोटल मिश्रधन कितना है मेरे भाई 2704। तो मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा 169 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 2704। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात? तो आइए जरा, अगर मेरे को मूलधन निकालना है तो किसका मान निकालना पड़ेगा मेरे भाई 100 का। तो 13 से काटेंगे, 13 का स्क्वायर हो गया 13 दूनी 26 और ये 0 और 13 अट्ठे 104। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब उसके बाद सॉरी हाँ, और फिर यहां से कटा बेटा कि 13 एकम 13 और 13 छंग 18, सॉरी 13 छंग 78। सुनिएगा जरा, तो भैया 13 एकम 13 और 7 गया और 13 छंग 78, तो टोटल कितना आ गया मेरे भाई 1600। टोटल कितना आ गया मेरे भाई 1600। यानी मैं बोल सकता हूं कि जो आपका इस केस में मूलधन है वो कितना है 1600। लेकिन ये जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा है वो लगा किस पर है y प्लस 150 पर, और वैल्यू किसकी निकालनी है y की। यानी ये जो मूलधन है वो 1600 है और मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कितना दिया हुआ था y प्लस 150। थोड़ा सा ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा। ठीक है, ये कितना हो रहा है मेरे भाई y प्लस 150। अगर आपको y की मान निकालनी है 150 घटा दिया तो y बराबर सीधे सीधे कितना आ गया मेरे भाई 1450, और ये रहा आपका उत्तर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट है किसी प्रकार का? समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत है। जरा एक बार डायरेक्ट देखें, फिर से देखें कि 15 साल के लिए निवेश किया गया और 4 गुना हो गया, यानी 3 मिला 1 पर कितना परसेंट 300%। कितने साल में 15 साल में, तो एक साल में 20% की आपको दर मिल गई, और P प्लस 10 पे यानी कितने पे देना है 30% पे, तो 10 से 13 यानी 100 से 169, तो मिश्रधन 2704, 169 की वैल्यू 2704, एक की वैल्यू 16, 100 कर दिया 1600 पर, ये वाला आपको मूलधन देगा 150 घटा दिया, उत्तर आ गया 1450। जी हाँ दीपक शर्मा जी, बिल्कुल याद है। कोई डाउट है किसी प्रकार का? चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन करें जल्दी से, ये आखिरी क्वेश्चन रखते हैं, फिर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और इस पीडीएफ को आप सॉल्व कर लेंगे। जल्दी करें। चलिए जल्दी करें। इसके बाद जो आपकी क्लास लगेगी वो राजन सर की लगेगी, रीजनिंग चलेगा, तो प्लीज बने रहिएगा क्लास में। कोई भी लाइव छोड़ के नहीं जाएगा, पूरा आपको सीखना है, पूरा आपको समझना है यहां पर। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात? ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का लसा n है। 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का एलसीएम आपको कितना दे रखा है मेरे भाई n। क्लियर है, बहुत बढ़िया। और आपको फिर यहां पे 1 से लेकर 105 तक की संख्याओं का एलसीएम निकालना है, और ऑप्शन आपको दे रखा है। अब मेरी बात को गौर से समझिएगा, ठीक है? ठीक है, पीडीएफ सर आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिख रहे होंगे, चैट में दिख रहा है, वहां से आप उसको जरूर फॉलो कर सकते हैं। सारे पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। आशीष यादव जी का उत्तर बहुत सही दिया है इन्होंने। आइए देखिएगा जरा,
1 से लेके 100 तक का एलसीएम कितना है n, और 1 से लेके 105 तक का एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम की परिभाषा क्या होती है मेरे भाई? जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी आता है, जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी एलसीएम में आता है। अब जरा देखिएगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 से लेके, अब ध्यान से सीखिएगा, 1 से लेके 100 तक का एलसीएम n है, तो 1 से लेके 105 में भी तो 1 से 100 अवेलेबल होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? 1 से लेके 100 तक का एलसीएम n है, तो 1 से लेके 105 तक में 1 से 100 अवेलेबल होगा। तो क्या 1 से 100 का एलसीएम जो n था यहां भी तो 1 से 100 है, तो एलसीएम कम से कम n तो मिलेगा ही मिलेगा। ऑप्शन सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां पे एलसीएम n तो मिलेगा मिलेगा। अब आगे के पद को देखा जाए, 100 तक तो हमने लिख लिया, आगे का पद आपके पास मिला 101, 102, 103, 104 और 105, ये आगे के पद है। अब इनमें से जो फैक्टर 1 से 100 में अवेलेबल होगा वो तो n में ऑलरेडी होगा, और जो फैक्टर 1 से लेकर 100 तक में नहीं होगा उसे आगे लिखना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम की परिभाषा है कि जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी। देखिए 101, क्या 101 1 से लेकर 100 तक में है? बिल्कुल नहीं। 101 एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, 1 से लेके 100 तक में अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन 1 से लेके 105 तक मुझे जाना है, तो आगे 101 n में तो नहीं है, तो अलग से लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बहुत बढ़िया। 102 को क्या मैं मतलब कॉमन सेंस में देखूं तो 2 गुणे 51 लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्या 1 से लेके 100 तक में 2 और 51 अवेलेबल है? भाई बिल्कुल है। 1 से लेके 100 तक में 2 भी मिलेगा, 51 भी मिलेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 और 51 यानी कि 102 n में पहले से ही समाहित है, क्योंकि n 1 से लेके 100 तक का एलसीएम है, तो 100 तक के सारे फैक्टर n में हैं, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे मिला 103। 103 क्या आपका 1 से लेके 100 तक में यानी n में समाहित है? बिल्कुल नहीं। 103 प्राइम नंबर, तो यहां पे आपको एक्स्ट्रा क्या लिखना पड़ेगा? 103। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्योंकि 103 1 से लेके 100 तक में समाहित नहीं है। वेरी गुड। 104 को देखो तो भैया अगर मैंने इसको देखा तो 2 गुणे 52, क्या 1 से लेके 100 तक में 2 और 52 अवेलेबल है? भाई बिल्कुल है। 1 से लेके 100 तक में 2 भी है और 52 भी है, तो ये दोनों फैक्टर n में अवेलेबल है। कुछ लिखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। 105 को देखा जाए तो 5 गुणे 21, 1 से लेके 100 तक में क्या 5 और 21 अवेलेबल है? बिल्कुल है। 1 से लेके 100 तक में 5 भी होगा, 21 भी होगा, तो वो n में अवेलेबल होगा। यानी जो एक्स्ट्रा आपने मिलाया है वो 101 मिलाया है और 103 मिलाया है, तो मेरे भाई तो जो एलसीएम बना n गुणे 101 गुणे 103 गुणा करेंगे तो सी ऑप्शन मैच हो जाएगा, यानी 10403n। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? गुणा करना है अगर आपको तो आप देख सकते हैं, 101 को मैंने 100 + 1 कर लिया और इसमें गुणा कर दिया 103 का, तो भैया 103 और 100 का गुणा करेंगे तो 103 के आगे 2 0 और 103 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 103, जोड़ देंगे सी ऑप्शन सीधे सीधे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्या ये चीजें समझ में आई? क्लियर है? आगे के जो भी क्वेश्चन हैं वो और भी अच्छे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको कल डिस्कस करवा दूंगा। क्लियर है? और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि थोड़ा स्पीड बना के रखेंगे, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन बोलेंगे मुझे उसको समझाना ही पड़ेगा। आप थोड़ा सा स्पीड बना के रखेंगे ताकि हम एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। चूंकि हमारे पास अभी नेक्स्ट क्लास चालू होने वाली है, राजन सर की है, तो कोई नहीं हिलेगा। सीधे अब रीजनिंग की क्लास में आप मिलेंगे, 2 मिनट का आप गैप ले लीजिए, चाय पानी पीने मत बैठ जाइएगा, सिर्फ पानी लेके आ जाइएगा। और अब राजन सर आपके सामने आने वाले हैं। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से। ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं आगे जाके। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाए हैं आपके लिए, कल हम इन सबको डिस्कस करेंगे। ट्रेन का क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत प्यारा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे और आप इनको पूरा डिस्कस करेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज आप इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें ताकि ऐसा कंटेंट सब कोई देख पाए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।